हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। 17 अगस्त का आज फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। फर्स्ट है, सेकंड है, देख लेना। हाउसिंग फॉर ऑल इसका टाइटल है। कुछ बच्चों को पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, मैं टेलीग्राम पे देख रहा था। कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को बिना कन्फ्यूजन के कहानी की तरह अपने प्रोसेस कर सकें। ये आर्टिकल बताता है आपको सरकार की इस मंशा के बारे में कि गरीब जो शहरी लोग हैं, शहरों में जो मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए कैसे घर बनाए जाएं और उनको कम से कम कॉस्ट पे कुछ रहने का ठिकाना दिया जाए। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। 8-10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। पूरे मन से क्लास को लो और 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करें @योर इंग्लिश ट्यूटर जैसा दिखाया गया है और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको सारी PDF, सारे नोट्स, सारे नोटिफिकेशंस हर क्लास के आपको एडवांस में मिल जाते हैं। ऑलराइट, कह रहा है हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग क्या होता है? रहने का ठिकाना। और फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। तो गरीब आदमी जैसे चलो गांव में तो कुछ बस्ती बना लेता है, कुछ कच्चा घर बना लेता है। शहर में ना प्लॉट है, ना लैंड है, ना कुछ कच्चा बनाने का जुगाड़ है। तो हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन सरकार ने चलाया है। शहरी अर्बन पुअर जो हैं उनको भी घर बना करके दिए जाएंगे। बात हो रही है ऑन स्कीम टू हेल्प द अर्बन पुअर बिल्ड हाउसेस इन द सिटीज़। बात हो रही है उस स्कीम की जो हेल्प करेगी अर्बन पुअर को कि वो बिल्ड कर सकें अपने घरों को शहरों में। चलिए, अर्बन पुअर कौन लोग हैं? जनरली शहरों में मैं आपको एक सिंपल सा क्राइटेरियन देता हूँ। अगर आप 15,000 से कम जो है कमा रहे हैं किसी Tier 2 सिटी में, और अगर आप 22-25 हज़ार से कम कमा रहे हैं किसी Tier 1 सिटी में, है ना, मुंबई, दिल्ली, तो आप एक अर्बन पुअर हैं, क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटी जो है दिल्ली मुंबई में 25-22 में पूरी होंगी और छोटे शहरों में 15,000 आपको देना पड़ेगा पूरे परिवार के लिए। तो इससे जो नीचे आते हैं वो अक्सर जो है वाइट कॉलर नहीं बल्कि ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। किसी मजदूरी के काम में होंगे या कुछ छोटा मोटा काम, तो उनके लिए ही ये स्कीम्स जो हैं अप्लाई होती हैं। अर्बन पुअर इन लोगों को कैटेगरी में डाला जाता है। चलिए, अब आपने यहाँ ध्यान दिया होगा हेल्प वर्ब पे। इसकी खासियत ये है, आप जिस आदमी को मदद करें, हेल्प करें, उस आदमी का नाम लिख दें इस वर्ब के बाद में, और जिस काम में उसकी मदद करें उस काम को लिख दें वर्ब की बेस फॉर्म में। बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं किसी चीज़ को सीखने में, सो यू आर हेल्पिंग मी, इसकी जगह आ जाएगा मी और यहाँ आ जाएगा सीखना, यानी कि लर्न समथिंग। समझ पाए? तो हेल्प द अर्बन पुअर बिल्ड हाउसेज, है ना, ये बिल्ड यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म हेल्प की वजह से आई है। आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरियाज रिक्वायर्स अर्जेंट कंसर्टेड एफर्ट्स। कह रहे जो एड्रेस करने का काम है, संबोधित करने का काम है, सोल्यूशन लाने का काम है। और किसको? हाउसिंग की शॉर्टेज को, घरों की कमी को। और कहाँ पे? अर्बन एरियाज़ में, बड़े शहरों में। कह रहे जी उसके लिए ज़रूरत है दैट प्रॉब्लम रिक्वायर्स या एड्रेसिंग रिक्वायर्स ऐसे एफर्ट्स की, ऐसी कोशिशों की जो अर्जेंट भी हों और कंसर्टेड भी हों। अर्जेंट का मतलब होता है जो जल्दी से आ जाएं, फटाफट से आ जाएं, इमरजेंसी में। कंसर्टेड का मतलब होता है जी सबकी मिले जुले सहयोग के साथ में हो, कोऑर्डिनेटेड हो या कंबाइंड हो। स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल हो, लोकल बॉडी भी शामिल हो, है ना। तो सबके मिले जुले एफर्ट्स आएंगे तभी अर्बन पुअर को आप घर दे पाएंगे। सिंपल सेंटेंस। एड्रेसिंग आपका सब्जेक्ट है। एड्रेसिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। वर्ब है इसकी रिक्वायर्स। सब्जेक्ट एक जीरंड है, वर्ब की ING फॉर्म, और वर्ब भी इसकी सिंगुलर होगी। जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। याद रखा करो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं पे ही। एड्रेसिंग की वर्ब लिख देगा रिक्वायर। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कि जीरंड जो है वर्ब की ING फॉर्म सब्जेक्ट की फॉर्म में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आप रिक्वायर को भी सही मान बैठोगे, है ना। एस लगेगा यहाँ पे, सिंगुलर इसको बनाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब जो है ना इस आर्टिकल की एक साथ देख लो, एक ही नज़र में देख लो, ताकि इसको आप पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्ब ना हो। सारे मोटे मोटे वर्ड्स वोकैब के आपको करवा देते हैं। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से देना। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से UPSC कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में
आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलो जी आ जाओ अपनी वोकैब शीट, हाउसिंग फॉर ऑल। 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे कंसर्टेड से। ये वर्ड बना है कॉन्सर्ट से। कॉन्सर्ट आपने सुना है? आज ये AR रहमान का कॉन्सर्ट हो रहा है, सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा है, जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट हो रहा है, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है। कॉन्सर्ट क्या होता है? म्यूजिशियंस का एक बैंड परफॉर्म करता है, लोगों के सामने गाने गाता है लाइव। अब वो वर्ड बना कैसे है? वहाँ पे आप देखना बैंड मेंबर्स होंगे, कोई गिटार बजाएगा, कोई वोकलिस्ट होगा जो गाना गाएगा, कोई ड्रमर होगा, है ना। इस तरीके से पूरा बैंड बना होगा, गिटारिस्ट भी 3-4 होंगे। तो वहाँ से आपने कॉन्सर्ट वर्ड बनाया जिसमें कुछ लोग मिलजुल कर एक साथ जो हैं परफॉर्म करें, दैट इज़ कॉल्ड है कॉन्सर्ट। वहीं से उस म्यूजिकल परफॉर्मेंस से, उस कॉन्सर्ट से हमने एक एडजेक्टिव बना दिया इंग्लिश में कॉन्सर्टेड। ऐसा हर वो काम जो मिलजुल के किया गया हो, जो कोऑर्डिनेटेड हो, प्री प्लान्ड हो। जैसे अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में 15 लोग थे, उन्होंने गाना गाया, बजाया, सुनाया। वैसे ही अगर कोई भी काम 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिलजुल के करें, दैट वर्क बिकम्स इटसेल्फ बिकम्स कॉन्सर्टेड वर्क। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही बना है जैसे बना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज साइंटिस्ट अप्रोच करना आपको मैं सिखाता हूँ। द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड अ कॉन्सर्टेड कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है एक कोऑर्डिनेटेड या प्री प्लान्ड कैंपेन को, मिले जुले कैंपेन को, अभियान को, ताकि इनकरेज कर सकें लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए, टीकाकरण करवाने के लिए। चलिए कॉन्सर्टेड को आप सिंक्रोनाइज्ड या कोलैबोरेटेड भी बोलते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है इन टैंडम। आज तो आया नहीं है आर्टिकल में, लेकिन किसी में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है इस फ्रेज को, इन टैंडम। टैंडम वो वाली बाइसिकल होती है जिसमें एक से ज़्यादा लोग बाइसिकल को चलाते हैं। जनरली साइकिल कैसे चलती है? ये एक आदमी बैठा है, एक ये टायर, एक ये टायर। लेकिन ये साइकिल ऐसी होगी जिसमें ऐसे टायर्स लगे होंगे 15-20, 2, 4, 5, 10, 20, है ना। और इतने सारे लोग बैठे होंगे, वो सब मिलकर इसको चलाएंगे और सब जब पैडल लगाएंगे तभी वो आगे बढ़ेगी। समझ पाए? जब सब आगे की तरफ पैडल चलाएंगे तभी वो साइकिल बढ़ेगी। तो टैंडम इस बाइसाइकिल का नाम होता है। और इन टैंडम फ्रेज भी ऐसे बनाया गया है, मिलजुल के किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, एनविसेज। देखिए वर्ड बना है विजन से। विजन का मतलब होता है आपकी नज़र आगे की। एनविसेज एक वर्ब है, विजन नाम के नाउन से बनी हुई है। इसका मतलब होता है जी किसी चीज़ को आगे की तरफ, किसी चीज़ को देखना, उसको इमेजिन करना, परिकल्पना करना। जैसे आप कभी कभी इमेजिन करते होंगे ना कि यार मैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ, 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, यहाँ पे मुझे जॉब मिल जाए, इतनी मेरी सैलरी हो, ऐसी मेरी लाइफस्टाइल हो और इस तरीके की ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। हर इंसान करता है जो बेरोज़गार होता है ना, हम भी करते थे। तो ये आपका एनविजन करना है अपनी लाइफ को। आप अपनी लाइफ को एनविजन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में विजुलाइज कर रहे हैं कि आगे जाके मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ये विजुलाइज करना या पिक्चराइज करने से जुड़ा हुआ वर्ड है। आर्टिकल में आज इसको आप देखेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। ये बड़ा मुश्किल है एनविसेज करना, विजुलाइज करना कॉन्सिक्वेंसेज को, परिणामों को, रिजल्ट्स को एक और पैंडमिक के, एक और महामारी के। सोच भी नहीं सकते एक और महामारी आ जाए तो क्या होगा, है ना। चलिए आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपीडाइट और एक्सपीडिएट। मेरे ख्याल से पिछले वीक ये वर्ड जो है 1 या 2 बार आया था। बीच में जब ए लग जाए तब इस वर्ड की स्पेलिंग ज़रूर बदलती है, लेकिन ये वर्ड जो है अपना मीनिंग चेंज नहीं करता। ये है इसकी नई स्पेलिंग, ये है इसकी पुरानी स्पेलिंग। दोनों ही स्पेलिंग का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ रफ्तार से करना, लेकिन कुशलता के साथ। जल्दबाजी नहीं करनी, आधा किया और आधा छोड़ा, हाफ बेकेड हाफ कुकड, ऐसा कुछ भी नहीं। मन से कर रहे हैं लेकिन और तेज़ी से कर रहे हैं, तब आप एक्सपीडाइट या एक्सपीडिएट उस काम को करते हैं। इट इज़ ए वर्ब। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट वैक्सीनेशंस अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है और वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने की, ताकि हम जल्दी कर सकें, वैक्सीनेशन को तेज़ बना सकें, टीकाकरण को वायरस के खिलाफ। चलिए ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यार आज कुछ चक्कर चल रहा है ना, ये पेन मैंने नया लिया है डिजिटल वाला और ये फ्रेम को ख़राब कर रहा है, कोई बात नहीं। सिनोनिम्स हैं इसके, क्विकन, हेसन, एक्सेलरेट, रश थ्रू।
हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, रश थ्रू इसका सिनोनिम तो है, लेकिन रश थ्रू वर्ब का मतलब होता है जल्दबाजी करना, नेगेटिव सेंस में, जब आधा किया और आधा छोड़ दिया। समझ गए ना? एक्सपीडाइट में तो ढंग से करोगे काम, पूरी स्किलफुलनेस के साथ में, कुशलता के साथ में, एफिशिएंसी के साथ में। और रश थ्रू में वो होता है जी, बस समझ गए आप, जो आधा किया और आधा छोड़ा। चलिए, इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी है, एक्सपीडिशियस। इसका मतलब होता है जो क्विक हो, फास्ट हो, है ना? चलो, नेक्स्ट वर्ड है अपना फॉर्क आउट। बहुत दिनों बाद आया फ्रेजल वर्ब। आपको किसी चीज़ के मजबूरी में पैसे देने पड़े, पुलिस वाले ने चालान काट दिया 500 रुपये का, ठीक है, 500 रुपये का, आपके पास 500-600 रुपये जेब में थे, देने भी पड़े क्योंकि गाड़ी छुड़वानी थी आपको। तो ये जो 500 रुपये आपने अनमने से दिए हैं ना, ज़बरदस्ती दिए हैं किसी काम को करवाने के लिए, ये 500 आपने फोर्क आउट किए हैं। किसी भी चीज़ को देना, जनरली ये मनी के लिए यूज़ होता है फोर्क आउट वर्ड, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। किसी भी चीज़ को अनमने से किसी को देना या सरेंडर करना, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, चाहे आप नहीं देना चाहते फिर भी आपको देना पड़ रहा है। जनरली ये फ्रेजल वर्ब आप पैसे के साथ ही जुड़ी हुई देखेंगे। फोर्क आउट को शेल आउट करना और कॉफ अप करना भी बोलते हैं। शेल आउट मनी, फोर्क आउट मनी या कॉफ अप मनी, तीनों का मतलब है पैसे जो हैं किसी को बिना मन के देना। वी हैड टू फोर्क आउट ₹500 इन पेनल्टीज फॉर नॉट वेयरिंग ए मास्क। हमें अनमन से देना पड़ा, जबरन देना पड़ा, खर्च करना पड़ा 500 रुपये को पेनल्टी के तौर पे मास्क को वेयर ना करने के लिए। चलिए, लास्ट अपना सेंटेंस आज का वर्ड है फूल प्रूफ। देखिए, फूल क्या होता है? पागल। प्रूफ का मतलब क्या होता है जी? सबूत। लेकिन ये प्रूफ दूसरा वाला प्रूफ है। सबूत तो होता ही है प्रूफ का मीनिंग, एक और मीनिंग भी होता है, इम्यून। जैसे वाटर प्रूफ मतलब जो वाटर के लिए इम्यून हो, जिस घड़ी में पानी ना जाए, जो चीज़ वाटर प्रूफ होगी उस पर पानी का असर नहीं होगा। बुलेट प्रूफ ग्लास कौन सा होगा? जिस पे बुलेट का असर नहीं होगा। तो प्रूफ का मतलब होता है असर ना होने वाला है, इम्यून। तो फूल प्रूफ का मतलब हो गया ऐसी चीज़ जिस पे कोई बेवकूफ़ या बेवकूफ़ी का कोई असर ना हो। इतनी वो परफेक्ट होगी अपने आप में, फॉल्टलेस होगी कि उसमें कोई गलती या बेवकूफ़ी की गुंजाइश ही ना हो। समझ गए? फूल प्रूफ, जिसमें बेवकूफ़ी की गुंजाइश ना हो, फॉल्टलेस। फ्लॉलेस, इनफॉलिबल, इम्पेकेबल या अनअसेलेबल भी बोलते हैं। इम्पेकेबल नाम का वन वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल सही होता है, जो हर जगह परफेक्ट या नियर परफेक्ट होता है, जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। फूल प्रूफ का सिनोनिम ही है, लेकिन खास वन वर्ड है, इसका ध्यान आपको अलग से रखना है, ठीक है? एकदम परफेक्ट जैसा होता है ना, जो उसको बोलते हैं इम्पेकेबल। लॉ इज़ नेवर फूल प्रूफ एंड इज़ ऑफ्टन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी फॉल्टलेस या फ्लॉलेस नहीं हो सकता, और इसीलिए अक्सर उसका दुरुपयोग होता है, गलत इस्तेमाल होता है समाज के कुछ बदमाशों के द्वारा, मिसक्रिएंट्स के द्वारा। मिसक्रिएंट कौन होता है? बदमाश, है ना? जानते हैं ना इस वर्ड को। चलिए, वोकैब का आपका हो गया आज का डोज। चलिए, एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखिए, समरी ये है कि शहर में रहने वाले गरीब के लिए, अर्बन पुअर के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम रखा PMAY अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। 5-7 साल हो गए स्कीम को चलते हुए, और इसमें गरीबों को घर बना के दिए जाते हैं सरकारी पैसे पे। लेकिन इस स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि 60% जो घर की कीमत है वो गरीब को खुद देनी है। अगर 8 लाख का घर है तो 4,80,000 रुपये तो गरीब खुद से पे करेगा अपनी जेब से, बाकी का पैसा सरकार बना के घर देगी उसको मुफ्त में। लेकिन 480 भी कहाँ से लाएगा अर्बन पुअर, जिसकी तनख्वाही 12-15 हज़ार रुपये है, कुछ काम करता है, मजदूरी करता है, घर पालता है। ऐसे आदमी के लिए 5 लाख 4,80,000 लाना भी बहुत मुश्किल है। फिर साथ ही इसमें जो घर बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब होती है, 10-12 साल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन उनका टिकने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली सरकार ने बोला कि PMAY के अंदर जो टारगेट है उसको तो पूरा करना ही है, साथ ही एक और नई स्कीम को लॉन्च करेंगे अर्बन पुअर के लिए, जिसमें कुछ नए प्रोविजंस होंगे। और हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ अ वेलकमिंग मूव, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस बार गरीबों पे इतना बड़ा खर्च मत डालना उनके सर पे कि वो भर ही ना पाए, और घरों की क्वालिटी अच्छी रखना। सरकार को अगर गरीबों पे खर्चा भी डालना है तो उनको बैंक से लोन ज़रूर दिलवाए, ताकि वो लोन लेके अपना घर बना सके। बस आज इसको एनालाइज किया गया स्कीम को, और साथ में सजेस्टिंग टोन है, सरकार के लिए कुछ सजेशंस हैं। शुरू करेंगे। कह रहा है जी, द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ अ स्कीम टू हेल्प द अर्बन पुअर build houses in cities is a signal that the government is to undertake one more plan to address the problem of a shortage in urban housing। कह रहे जो अनाउंसमेंट है, एक जो किसके द्वारा हुई है, अनाउंसमेंट तो समझते हैं ना, ऐलान, घोषणा। कह रहे जो ऐलान है या अनाउंसमेंट है PM मोदी के द्वारा, और अनाउंसमेंट है ऑफ लगा के बता रहा है एक स्कीम की। और स्कीम क्यों है?
इन्फिनेटिव लगा के बताएगा आपको। हेल्प करने के लिए अर्बन पुअर को, शहर में रहने वाले गरीब आदमी को। और क्या करने में हेल्प, कि वो बिल्ड कर सके हाउसेस को, बना सके घरों को। और कहाँ, अपने ही शहर में जहाँ वो काम करता है। कह रहे ये अनाउंसमेंट जो है ना इस प्रकार की, इस तरह की, ये एक सिग्नल है, बड़ा ही अच्छा अंदेशा है दैट वो ये कि सरकार जो है अंडरटेक करने वाली है, सरकार अपने जिम्मे लेने वाली है एक और प्लान को, ताकि वो एड्रेस कर सके, ताकि वो सोल्यूशन ला सके, संबोधित कर सके उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को जो है शॉर्टेज की या कमी की अर्बन हाउसिंग में, शहरी क्षेत्रों में घरों की। आई बात समझ में? अनाउंसमेंट इज़ अ गुड सिग्नल। और सिग्नल यही है कि सरकार कुछ और भी करेगी इस समस्या को सुलझाने के लिए, सिवाय PMAYU स्कीम के, जो कि ज़्यादा कामयाब नहीं रह पाई अपनी खामियों की वजह से। मीनिंग निकालो हर सेंटेंस का, सिर्फ जो है ना ट्रांसलेशन नहीं करना, उसके पीछे भाव क्या है वो समझो। अनाउंसमेंट आपका सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है। अंडरटेक करना, किसी चीज़ को जिम्मे लेना, अपनी जिम्मेदारी में लेना। बढ़े आगे, चलो। कह रहे जी, इवन 5 months ago its stand was that no new housing scheme had been envisaged following the extension of the PMAWY urban till December 2024। कह रहे जी अब ये बात बड़ी अजीब सी है अनाउंसमेंट अपने आप में। क्यों? कह रहे यहाँ तक कि 5 महीने पहले सरकार का स्टैंड ये था, इट स्टैंड वॉज, कि कोई भी नई स्कीम जो है, नो न्यूज़ हाउसिंग स्कीम, वो एनविसेज हुई थी, उसको परिकल्पना किया गया था या विजुलाइज किया गया था, सोचा गया था। सरकार ने बोला जी 5 महीने पहले बोला था कि हमने तो कोई और स्कीम के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और ये कब, ये सारा हुआ था फॉलोइंग, बाद में जो एक्सटेंशन दिया गया था, जो बढ़त दी गई थी, जो फैलाव दिया गया था PMAYU स्कीम को दिसंबर 2024 तक। तो 22 या 23 में वो ख़त्म होने वाली थी, उसको 1 साल और बढ़ा दिया। तो सरकार ने बोला भाई हम तो इसको बढ़ा ही रहे हैं पुरानी वाली स्कीम को, हम नई स्कीम क्यों लेके आएंगे। तो 5 महीने पहले तो सरकार मना कर रही थी, कोई नई स्कीम नहीं आने वाली। और ये सारा काम हो रहा था विद द फोकस ऑन एक्सपेडिशियस कंप्लीशन ऑफ सैंक्शन हाउस। ये सारा काम हो रहा था उस फोकस के साथ में, जो है तेज़ी से पूरा करने को, एक्सपेडिशियस कंप्लीशन को, उन हाउसेस का, उन घरों का जिनको मंजूरी मिल चुकी है स्कीम के अंदर, जो सैंक्शन है। यही काम था सरकार का कि जो सैंक्शन हो गए हैं उनको 2024 तक पूरा करेंगे, कोई नई स्कीम जो है अर्बन पुअर के लिए नहीं लाएंगे। स्टैंड की वर्ब है वॉज। स्टैंड का मतलब आप जानते हैं पोजीशन, स्टांस भी बोलते हैं इसको। हाउसिंग स्कीम की वर्ब है हैड बीन एनविसेज्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, एनविसेज करना, किसी चीज़ को एनविजन करना, पिक्चराइज करना, विजुलाइज करना, परिकल्पना करना, याद है ना वर्ड। एक्सपीडिशियस मतलब जो तेज़ी से हो सके, कुशलता के साथ। तो सरकार चाहती थी कि कंप्लीशन हो, लेकिन तेज़ी से हो और पूरी कुशलता के साथ हो, स्विफ्ट और क्विक हो। फोकस के बाद में, कंसंट्रेशन के बाद में हमेशा आप ऑन लगाते हैं, ऐड प्रेपोजिशन इसके बाद में नहीं लगता। कहीं भी ऐड लगा हुआ मिल जाए तो समझ लो एग्जामिनर आपके, समझ गए ना, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐड लगा के वो आपको जो है एरर का क्वेश्चन दे रहा है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी बट एन अप्रेजल ऑफ द PMAYU मे हैव कॉज द शिफ्ट इन स्टैंस। कह रहे लेकिन एक अप्रेजल जो है, जायजा जो है, इवेल्युएशन या एनालिसिस या असेसमेंट जो है इस स्कीम की, उसने हो सकता है कॉज कर दिया हो सकता है वो कारण बना हो इस बदलाव का सरकार के स्टैंस में, सरकार की पोजीशन में। आई बात समझ में? तो पहले सरकार कह रही थी नहीं बनाएंगे, लेकिन अब बना रही है, PM मोदी ने बोला है बनाएंगे। तो ये इसका रीज़न हमें ये लग रहा है, सरकार ने PMAY का अच्छे से कसौटी पे इसको जायज़ा लिया है, इसको परखा है। तो परख करके सरकार को लगा होगा कि ये स्कीम काफ़ी नहीं है। अप्रेजल का मतलब होता है जायज़ा या इवेल्युएशन, इसकी वर्ब है मे हैव कॉज्ड। स्टांस का मतलब होता है आपकी पोजीशन, आपका किसी चीज़ को लेकर के स्टैंड, है ना। कह रहा है जी इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट हाउसिंग फॉर ऑल इज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। कह रहे ये चीज़ साथ में ये भी इंडिकेट करती है PM मोदी का नया स्कीम को लाना, कि जो हाउसिंग फॉर ऑल का सपना है, हर आदमी का घर का जो सपना है, वो अभी भी काफ़ी दूर है, स्टिल अ लॉन्ग वे अवे है। इट की वर्ब इंडिकेट्स, हाउसिंग फॉर ऑल की वर्ब है, हाउसिंग फॉर ऑल की वर्ब है इस। कह रहे जी इन द लास्ट 8 years since the launch of PMAYU, only 2/3 of the sanctioned houses or 76.25 lakh houses out of about 1.19 crore sanctioned were either completed or handed over। कह रहे जी स्कीम की सिचुएशन बताते हैं आपको पुरानी वाली की। पिछले 8 सालों में, जब से ये लॉन्च हुई है, 2015 में आई थी ये,
कह रहा है इसकी लॉन्च से पिछले 8 सालों के अंदर सिर्फ 2/3 जो हैं 66% जो हैं जो मंजूर घर थे, जो कि थे 76.25 लाख। कह रहा है ये जो है ना, और किस में से, लगभग 1.19 करोड़ में से कह रहा है सिर्फ इतने ही बन पाए हैं, या तो वो कंप्लीट हुए हैं या फिर वो हैंड ओवर किए गए हैं, उनकी चाबियां दी गई हैं अगस्त 14 तक, पिछले 2 दिनों तक पहले तक। समझ पाए? 6-7 साल की स्कीम थी, 8 साल इसको बढ़ा दिया, 1.19 करोड़ घर बनाने थे, लेकिन बने आज तक 76.25 लाख, है ना, 2-5 लाख। तो अभी भी 33% घर जो है स्कीम में बने ही नहीं है, या बन रहे हैं या बनने बाकी हैं। चलिए एक सेकेंड। 2/3 ऑफ द हाउसेज जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। 2/3 ऑफ द हाउसेज जो है ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, और वर्ब है इसकी वर कंप्लीटेड, और दूसरी वर्ब है हैंडेड ओवर। दोनों वर्ब जो है और से जुड़ी हुई हैं, और कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। हैंड ओवर का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना या थमा देना। घर को जब हैंड ओवर करेंगे तो मतलब घर का पोजेशन देंगे, घर की चाबियाँ रहने वाले को आप देंगे, है ना। चलिए, ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा, फटाफट इसको भी देख लो। सबको आता है, लेकिन फिर भी रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ, दिमाग में बना रहे। जब भी कोई रेशो आपको मिले, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जिसके शुरू में 1 हो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 या 1/मिलियन, कुछ भी हो सकता है, ऊपर 1 हो। अगर उस रेशो को हिंदी में वर्ड्स में लिखोगे तो वो रेशो हमेशा सिंगुलर होगा। अब ऐसा क्यों सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि वो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा ना, और शुरू में 1 आ रहा है तो वैसे भी उसको सिंगुलर ही होना चाहिए। इसलिए आप उसको सिंगुलर लिखेंगे, कभी भी उसके आगे एस नहीं लगाएंगे, उस रेशो के आगे 1/3 नहीं लिखेंगे, 1/4 नहीं लिखेंगे, 1/5 नहीं लिखेंगे, पीछे का एस निकाल देंगे। और अगर आपका रेशो जो है उसके शुरू में 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ आ रहा है, 4/7, 2/3, 4/8, 5/9, 11/13, तो अगर शुरू में 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, 2, 3, 4 आ रहा है शुरू में ऊपर, है ना, न्यूमरेटर में, तब वो रेशो प्लूरल होगा, क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर के अंदर एक प्लूरल वाला जो है नंबर है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? 3/5 ऑफ द इक्विपमेंट इन द साइंस लैब वर ऑब्सोलीट। 3/5 जो इक्विपमेंट हैं, कितने हो गए? 3/5 कितने हो गए? लगभग 60% समझ लो ना। 60% जो इक्विपमेंट हैं साइंस लैब में वो ऑब्सोलीट थे, यानी कि चलन से बाहर थे, आउटडेटेड थे, है ना। इक्विपमेंट ठीक है जितने भी थे, लेकिन 3/5 गलत है। यहाँ पे आपको 3 की वजह से 3 पीछे एस लगाना पड़ेगा। भाई ऊपर 3 आ गया ना, जैसे ही वर्ड में लिखूंगा एस लगाऊंगा, ये मुझे लगाना ज़रूरी है। और नीचे वाले में देखो, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ नॉट अटेंडिंग द लैब सेशंस एनी मोर। 1/3 जो बच्चे हैं वो सेशंस को, लैब के सेशंस को अब बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। 1/3 में एस गलत है, इस एस को निकालो। ऊपर 1 आ चुका है, और जब भी 1 आएगा शुरू में तो आपको क्या करना है? पीछे का एस निकाल देना है। समझ गए इतना कॉन्सेप्ट? अब इसका बाकी बचा हुआ कॉन्सेप्ट समझो। ये जो भी आप लगाते हो, 1/3, 2/3, 5/5, जो भी लगाना आप लगा लो, आप अपनी इच्छा है, समझ गए ना, एस के साथ या एस के बिना, जो भी लगाना है। इनकी जो वर्ब है ना, वो वर्ब ये रेशो कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे। वर्ब आएगी ऑफ प्रेपोजिशन के बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से, जो जनरली प्लूरल ही होगा। सिंगुलर हो सकता है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल आ जाएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल आ जाएगी। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप जानते हैं। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेजिस्लेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर, याद है ना, ज्वेलरी, फर्नीचर, सारे वो नाउन्स हैं जिनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर रखना है, वॉज लगेगी, ठीक है, वॉज लगेगी। और स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगेगी, आर लगेगी। तो रेशो का वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ 3 वाला रेशो है तो वर्ब सिंगुलर आ गई, यहाँ 1 वाला रेशो है तो वर्ब प्लूरल आ गई। वर्ब आई है स्टूडेंट्स नाम के नाउन के हिसाब से, जो रेशो के बाद में लिखा हुआ था, और इक्विपमेंट नाम के नाउन के हिसाब से, जो कि यहाँ भी रेशो के बाद लिखा गया था। कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल जो है ना आसान भाषा में और लॉजिक के साथ समझ लिया है, आज के क्विज में यूज़ होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जी, द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज्ड वॉज 1.49 लाख करोड़, सेमीकोलम, the center share has been limited to 24.4%, while that of the states and urban local bodies is 16%. कह रहे सेंटर की जो असिस्टेंस है, केंद्र सरकार का जो मदद है, जो रिलीज़ की गई है, रिलीज यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो असिस्टेंस जो कि दी गई है, जो सेंटर ने रिलीज़ की है, कह रहे वो थी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, या यूँ कहते लगभग $20 बिलियन। कह रहे जबकि जो सेंटर का शेयर है वो लिमिटेड रहा है 24.4% पे, जबकि वाइल
जो वो शेयर है, दैट आया शेयर के लिए, जो शेयर है स्टेट्स का या अर्बन लोकल बॉडीज़ का, नगर पालिकाओं का और नगर परिषदों का, वो है 16%। तो 100% घर की कॉस्ट है, 24% सेंटर देगा, 16% स्टेट या लोकल बॉडी देगी, पीछे बच गया लगभग 60% या 59.6%, वो देना है गरीब को खुद को। तो ये आपको स्कीम का जो है ना फंडिंग पैटर्न बताया गया है। सेंट्रल असिस्टेंस की वर्ब है वॉज, एक सेकेंड, असिस्टेंस की वर्ब है वॉज। अच्छा, शेयर की वर्ब है हैज़ बीन लिमिटेड। दैट की वर्ब है यहाँ पे इज़। ये दैट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको भी करवा देंगे, थोड़ा फ्लो बनाओ, ये पैराग्राफ पूरा करते हैं फिर इस दैट पे वापस आएंगे। कह रहा है आगे वही बात, द रिमाइंडर ऑलमोस्ट 60% हैज़ टू कम फ्रॉम बेनिफिशरीज। जो बच गया लगभग जो 60% है उसको आना होगा बेनिफिशरी के यहाँ से, जिसने घर बनवाया है या जिसके लिए घर बनाया जा रहा है, अर्बन पुअर के यहाँ से। ठीक है, रिमाइंडर की वर्ब है हैज़। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, जो बच गया हो पीछे। कह रहा है जी ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8.31 लाख करोड़ फॉर द 1.23 करोड़ हाउसेज ओरिजिनली प्रपोज्ड, द बेनिफिशरी और अर्बन पुअर हैव टू शेल आउट 4.95 लाख करोड़। कह रहा है अगर ये देखा जाए कि 8.31 लाख करोड़ जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट थी, और कितने के लिए, 1.23 करोड़ हाउसेज के लिए। कह रहा है जिनको ओरिजिनली प्रपोज किया गया था, जिनको शुरू में जिनका प्रपोजल रखा गया था, जो बेनिफिशरी हैं इसमें से वो पे करेंगे लगभग 4.95 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, इतना पैसा बेनिफिशरी को खुद को देना है अपना घर बनवाने के लिए। सबका मिला के बता रहा है आपको 1.23 करोड़ हाउसेज का। अगर आप डिवाइड करेंगे इसको 4.95 लाख करोड़ को 1.23 करोड़ से, तो एक घर की कीमत आपको मिल जाएगी। चलिए, बेनिफिशरीज की वर्ब है हैव। शेल आउट करना यानी जबरन किसी चीज़ को अनमने से देना, फोर्क आउट करना, शेल आउट करना या कॉफ ऑफ करना, किसी चीज़ को बिना मन के देना। याद रखना है फ्रेजल वर्ब्स को, क्विज में पूछी गई है आपसे लास्ट में। चलिए, कह रहा है जी अब नई स्कीम में क्या होगा। कह रहा है जी अंडर द प्रपोज न्यू स्कीम, द प्रपोज स्कीम द शेयर ऑफ बेनिफिशरीज शुड बी ब्रॉट डाउन टू एटलीस्ट 40%। कह रहा है अब जो स्कीम मोदी जी ने प्रपोज की है, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं है उन्होंने बोला जी हम प्रपोज कर रहे हैं, हम करेंगे, एक नई स्कीम लाएंगे। कह रहा है मोदी जी को ये सजेशन है प्रपोज स्कीम के अंडर में, अब जो शेयर रखोगे गरीब आदमी का, उसको नीचे लेकर के आओ कम से कम 40% पे, 30 पे ले आओ, 20 पे ले आओ, 10 पे ले आओ, 5 पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से कम 40% पे तो ले आना। और कह रहा है एज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट हाईलाइट्स, एज बेनिफिशरीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू फुली पे देयर शेयर बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। कह रहा है कि जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया है, संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी बताया है, जोर दे के बताया है कि क्योंकि बेनिफिशरी जो हैं वो एक पोजीशन में नहीं है, उस हालात में नहीं है कि वो पूरे तरीके से पे कर सकें अपने शेयर को, और किस वजह से, अपनी लो इनकम की वजह से, अपनी कम कमाई की वजह से। तो ये इसने सजेशन दिया मोदी जी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को साइड करते हुए, उसका हवाला देते हुए उसकी रिपोर्ट का, कि आप 40% या उससे कम ही रखना गरीब आदमी के सर, जितना कम रखोगे उतना प्यार से वो घर ले पाएगा, बाकी पैसा आप खुद अपनी जेब से दो। शेयर की वर्ब है शुड बी ब्रॉट, ब्रिंग डाउन करना यानी नीचे लाना। रिपोर्ट की वर्ब है हाईलाइट्स, बेनिफिशरीज की वर्ब है आर। बढ़े आगे, सिंपल सेंटेंसेज है ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना, सब समझ में आना चाहिए। कह रहा है जी इवन दो some state governments try to help such beneficiaries access bank loans, financial institutions have been lukewarm in their responses। कह रहा है कि यहाँ तक कि अगर जब कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ट्राई करती हैं, कुछ राज्य सरकारें कोशिश करती हैं कि वो हेल्प करें इस प्रकार के बेनिफिशरीज़ को, गरीब लोगों को, कि वो एक्सेस कर सकें, पहुँच सकें बैंक के लोन तक, भाई अपना हिस्सा देने के लिए उनके पास तो है नहीं। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या है, सरकारी बैंकों के पास भेज देती है कि आप जाओ और अपना घर का लोन वहाँ से ले लो। कह रहे तब होता क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, या यूँ कह दें जो बैंक्स हैं, वो रहते हैं गुनगुने यानी कि ल्यूकवार्म मतलब ज़्यादा उत्साहित नहीं, गुनगुना। और किस चीज़ में, अपने रिस्पॉन्स में, अपनी प्रतिक्रिया में। और क्यों रहते हैं ऐसे, कह रहे साइडिंग द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ सस्टेन्ड इनकम, साइड करते हुए, हवाला देते हुए किसी प्रूफ के लैक का, किसी सबूत की कमी का, जो है एक लगातार बनी हुई इनकम के, सस्टेन्ड इनकम के। अब कोई दिहाड़ी मजदूर है, रेडी वेडी लगाता है, गोलगप्पे खिलाता है, तो उसकी कोई ITR तो वो भरेगा नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे वो कितना भी कमाता हो। और बैंक जब तक आप ITR भरोगे नहीं, तब तक एक पैसे का लोन आपको नहीं देगा, क्योंकि बिना ITR वाले को लोन देना मतलब उस लोन का जनरली वापस ही ना आना। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन बावजूद इसके बैंक जो हैं
लोगों को लोन नहीं दे पाते। स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्ब है ट्राई, स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज़ की कोशिश करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक की वर्ब है हैव बिन। ल्यूक वार्म का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, गुनगुना सा, हाफ हार्टेड या अनकंसर्न्ड। सस्टेन्ड का मतलब है लगातार बना हुआ, कंटिन्यूस, परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग्ड। लगातार बनी हुई इनकम का प्रूफ चाहिए होता है बैंक को अगर आप बैंक से कुछ कार लोन, होम लोन लेना चाहते हैं। चलिए ये पैराग्राफ हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो ग्रामर वाला, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे जिसमें आपको नई स्कीम के अंदर क्या होना चाहिए वो सब चीज़ें बताई गई है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपैरिजन करेंगे आप बराबरी की चीज़ों का जिनका कंपैरिजन हो सकता है। द टेस्ट ऑफ एन एप्पल इज़ मच बेटर दैन मैंगो। एक एप्पल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, मच बेटर होता है बजाय एक आम से। सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, आम से तो एप्पल कई गुना अच्छा होता है, टेस्ट उसका अच्छा होता है, लेकिन हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। कैसे? एप्पल का टेस्ट जो है ना वो आम से अच्छा नहीं हो सकता, वो आम के टेस्ट से अच्छा हो सकता है। समझे मेरी बात को? कंपैरिजन करना है चीज़ों का जो इक्वल नेचर की हों। एप्पल का टेस्ट आम से कैसे अच्छा हो जाएगा? एप्पल आम से अच्छा हो सकता है, दोनों फ्रूट्स हैं, है ना, दोनों खाने की चीज़ें हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिखना चाहिए देन द टेस्ट ऑफ मैंगो। ठीक है, अ मैंगो लिख दो, अ मैंगो। यहाँ पे द टेस्ट जो है आपको लिखना पड़ेगा, द टेस्ट को आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तभी सेंटेंस में टेस्ट का टेस्ट से कंपैरिजन हो पाएगा। अब ध्यान ये देना है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये तो आपने लिख दिया, लेकिन टेस्ट वर्ड को 2 बार मत लिखो एक सेंटेंस में। अगर कंपैरिजन ही करना है तो टेस्ट वर्ड की जगह पे आप लिख दो दैट, देन दैट ऑफ अ मैंगो। बस यहाँ भी यही हुआ है। सेंटर का शेयर जो लिमिटेड है 24%, 24.4% पे, जबकि जो शेयर है देखो सेंटर का शेयर आ गया, वहाँ लिख रहा है शेयर ऑफ स्टेट्स, शेयर की जगह से दैट लिख दिया ताकि शेयर को शेयर से कंपेयर किया जा सके। आगे ना बात समझ में? एक सेंटेंस और बनाओ। प्राइसेस ऑफ क्रूड इंक्रीज एट अ ग्रेटर रेट देन मेटल्स। क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं ज़्यादा तेज़ी से बजाय मेटल्स के, यानी कि धातुओं के। सही बात है, क्रूड का प्राइस तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दिक्कत ये है कि प्राइस जो क्रूड का है ना वो धातु से तेज़ नहीं बढ़ता, मेटल के प्राइस से तेज़ बढ़ता है। तो देन द प्राइसेस ऑफ मेटल लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए ना, ताकि प्राइसेस का प्राइसेस से कंपैरिजन हो सके। बात समझे ना मेरी बात को? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं प्राइसेस यहाँ भी लिख दूँ और वहाँ भी लिख दूँ तो प्राइसेस वर्ड को मैंने 2 बार लिख दिया ना। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे द प्राइसेस को निकाल दें, लेकिन ध्यान ये रखना है आप दैट मत लगाया ना। दैट तब लगाया था जब टेस्ट नाम का सिंगुलर नाउन था, उसके लिए कुछ लाना था। यहाँ पे प्राइसेस नाम का प्लूरल नाउन है, दैट की प्लूरल फॉर्म आएगी, यहाँ लगेगा दोस, देन दोस ऑफ मेटल्स। समझ गए? चलो लास्ट सेंटेंस आप सभी का आज का होमवर्क है। होमवर्क क्या है? ये क्लास वर्क है। यहीं पे क्लास चलते चलते इस सेंटेंस को ढंग से अभी समझो और इसको सही करके कमेंट्स में डालो। पूरा भी नहीं डालना आपको, स्ट्रॉन्गर देन वाला है ना जो इसके बाद का पोर्शन सही कर देना है। पीपल लिविंग इन हिली एरियाज आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन दैट लिविंग ऑन प्लेन्स। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं जनरली ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बजाय उन लोगों के जो मैदानों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। ठीक है, इसके देन के बाद वाले पोर्शन को सही करके कमेंट्स में डालना है। मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, बारी है आपकी सीखने की। सीख लिया तो इसको अटेम्प्ट करो ताकि, है ना, प्रैक्टिस हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। कह रहा है जी द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑल्सो मेड वेल कंसिडर्ड सजेशंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMAU एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू एग्जामिन दैम व्हाइल ड्राइंग अप द प्रपोज्ड स्कीम। अब सरकार के लिए एक और सजेशन है, और किसके कंधे पे रख के लगाया गया सजेशन? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पे। कह रहा है जी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने एक और अच्छा वेल कंसीडर्ड सजेशन दिया था। वेल कंसीडर्ड मतलब बहुत अच्छी कंसिडरेशन के साथ में, बहुत अच्छे इंटेंट के साथ में, है ना, सोच समझ के। तो बड़ा सोच समझ के और बड़ी अच्छी कंसिडरेशन के साथ में एक सजेशन दिया था PMAY स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के, इसके अमलीकरण पे। और जो सरकार है ना वो बड़ा अच्छा काम करेगी, वुड डू वेल करेगी कि अगर वो एग्जामिन करे इन सारे सजेशंस को। और कब? जब वो ड्रॉ अप कर रही हो, जब वो फॉर्मुलेट या इस्टेब्लिश कर रही हो, बना रही हो, प्रिपेयर कर रही हो इस नई वाली स्कीम को जिसका मोदी जी ने ऐलान किया है। तो एक नया सजेशन आ गया स्कीम के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बोला है वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन पे जो लिखी हैं, जो बताई हैं सजेशंस, नई स्कीम में ज़रूर से डाल देना। कमेटी की वर्ब है मेड, दे मेड सजेशंस। गवर्नमेंट की वर्ब है वुड डू, गवर्नमेंट वुड डू वेल।
ड्रॉप करना, किसी चीज़ को फॉर्मुलेट करना, किसी चीज़ को प्रिपेयर या बनाना। जनरली प्लान को, किसी नक्शे को, मैप को आप ड्रॉप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। कह रहे द कमिटीज मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन इज ऑन द नीड टू ड्रॉप यूनिफॉर्म एंड फिक्स असिस्टेंस अक्रॉस द कंट्री। कह रहा है ये जो कमेटी थी इसकी सबसे सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ये थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका सुझाव ये था, जो था उस नीड पे, ज़रूरत पे, जो थी ड्रॉप कर देने की, छोड़ देने की इस चीज़ को। और किस चीज़ को? यूनिफॉर्म और फिक्स्ड असिस्टेंस को पूरे देश में, एक जैसी ही मदद को पूरे देश में। जो तमिलनाडु में 60% देना है आपको, जो वही राजस्थान में देना है, वही मध्य प्रदेश में देना है। समझ पाए? तो ये रिकमेंडेशन थी कमेटी की कि आप यूनिफॉर्म और फिक्स्ड मत रखो, स्टेट के हिसाब से, आदमी की कैटेगरी के हिसाब से आप जो है अपनी असिस्टेंस को रखो। एज फॉलोड इन PMAUY, जो कि इस पुरानी वाली स्कीम में चल भी रहा था, यूनिफॉर्म वाला सिस्टम। और ये रिकमेंडेशन ये थी, एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट इंस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी एंड अदर फैक्टर। और ये जो है ना अडॉप्ट करे, दे नीड टू ड्रॉप दिस थिंग एंड दे नीड टू अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट। एक फ्लेक्सिबल सी अरेंजमेंट को अडॉप्ट करे, अपनाए, जो डिपेंड ऑन करती हो टोपोग्राफी पे, ज्योग्राफी पे, किसी एरिया की बनावट पे और दूसरे कई फैक्टर्स पे। समझ गए? जहाँ पे ज़मीन महंगी है वहाँ पे हो सकता है अर्बन पुअर पे कम खर्चा आपको डालना पड़े, 60 की जगह 30%, क्योंकि ज़मीन महंगी है, घर ही बहुत महंगे बनेंगे वहाँ। पहाड़ों के अंदर हो सकता है आपको उस पर ऊपर कम डालना पड़े। तो इस तरीके से आपको टोपोग्राफी देख करके देखना है सरकार की असिस्टेंस कितनी होगी और गरीब आदमी को कितना पैसा देना है। ये रिकमेंडेशन की वर्ब है इस। चलिए, टोपोग्राफी आप समझ चुके हैं, ज्योग्राफी या लैंडस्केप। कह रहा है रीजंस बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसेस एंड द प्रिवलेंस ऑफ अनऑक्यूपेंसी टू शुड बी गॉन इनटू। कह रहा है जो रीजंस हैं इस चीज़ के पीछे, और किन किन चीज़ के पीछे? पहली चीज़ तो है पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसेस, घरों की जो पुअर क्वालिटी है जो बनाए जा रहे हैं सरकारी। और दूसरा जो प्रेवलेंस है, जो प्रचलन है अनऑक्यूपेंसी का। सरकार ने तो घर बना दिया, कोई गरीब आ ही नहीं रहा लेने के लिए, कोई अर्बन पुअर चाहता ही नहीं है उस घर को ले, तो अनऑक्यूपेंसी का प्रचलन बहुत है, घर बने हैं लेकिन खड़े हैं। कह रहे हैं इन दोनों रीजन्स को भी गॉन इनटू करना होगा, इन दोनों के अंदर भी पैसिव वॉइस में जाना होगा। वी शुड गो इनटू दीज रीजन्स, एक्टिव में दीज रीजन्स शुड बी गॉन इनटू बाय अस पैसिव में। ठीक है, एक्टिव पैसिव जो जानते हैं, बड़ा खेल नहीं है, बड़ा आसान है ना। रीजन्स की वर्ब है शुड बी गॉन इनटू, पैसिव हो गया। प्रेवलेंस मतलब प्रचलन, डोमिनेंस। अनऑक्यूपेंसी मतलब किसी चीज़ का अनऑक्यूपाइड या खाली रह जाना। कह रहा है हाई लैंड कोस्ट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस एंड मल्टीपल सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज आर फैक्टर्स दैट डिटर्मिन द सक्सेस ऑफ अर्बन हाउसिंग। कह रहा है जी हाई लैंड की जो कोस्ट है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स की जो रिस्ट्रिक्शन है, आप कितने फ्लोर स्पेस पे कितना जो है मंजिल बना सकते हो, ये आपको लोकल बॉडी परमिशन देगी कि शहर में कितनी मंजिल मैक्सिमम बन सकती हैं। और तीसरा जो बहुत सारे लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेशन है अलग अलग एजेंसीज से। कह रहे हैं ये सारी चीज़ें ही फैक्टर हैं, सारी चीज़ें असर डालने वाले फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं सक्सेस को, कामयाबी को अर्बन हाउसिंग की। आई बात समझ में? ये तीनों चीज़ें जो हैं इनकी वर्ब है आर। फैक्टर्स के लिए आया दैट की वर्ब है, दैट की वर्ब है डिटर्मिन। ठीक है, फैक्टर्स प्लूरल है तो दैट की वर्ब भी प्लूरल है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एंटीसीडेंट देखो रिलेटिव प्रोनाउन का और अपनी वर्ब को उसी हिसाब से चूज करो। कह रहे जी दिस कॉल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशंस विद द रेलिवेंट एजेंसीज। कह रहे जी ये सारा काम अगर करना है ना, अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ रहे हैं अलग अलग स्टेट में, कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कहीं लैंड बहुत महंगी है। कह रहा है इस सारे झंझट से अगर आपको छुटकारा पाना है तो ये चीज़ कॉल फॉर करती है, डिमांड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए डिस्कशंस की, बातचीत की, और किसके साथ में? उन अप्रोप्रिएट या रेलिवेंट एजेंसीज के साथ में जो इन सब कामों से जुड़ी हैं, जैसे कि सच एज स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़, UPB और अर्बन सेक्टर प्रोफेशनल्स। ये सब चीज़ें जो हैं इन सबको बुलाना चाहिए उस डिस्कशन के अंदर, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों को बुलाना चाहिए, एक्टिविस्ट को बुलाना चाहिए, इन डिस्कशंस की हमें ज़रूरत है। अच्छा क्यों? कह रहा है इसलिए, आगे बोल रहा है एज देयर इज़ इनफ टाइम फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द न्यू स्कीम। क्योंकि अभी भी काफ़ी वक्त है, देयर इज़ इनफ टाइम, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो नई स्कीम को फॉर्मुलेट करे। तो आराम से फॉर्मुलेट करो, जल्दबाजी कुछ मत करो, साल 2 साल निकाल दो और निकाल दो 5 साल। ढंग की स्कीम बनाओ जिसमें सबसे बातचीत हो सके, फटाफट घर बने, सुंदर प्यारे और मजबूत घर हों,
गरीब लोगों को कम से कम उसमें पैसा देना हो, अच्छा सा बैंक से लोन मिल जाए। ऐसी कोई स्कीम बनेगी तभी जो है अर्बन एरियाज़ में हाउसिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। दिस की वर्ब है कॉल्स फॉर, इनफ की टाइम की वर्ब है इज़। देयर का जो यहाँ पे क्लोज का शुरुआत में आ गया, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। देयर से इस वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ टाइम्स होता, वैसे तो हो भी नहीं सकता, टाइम का प्लूरल नहीं बनता है, मतलब नाउन फॉर्म में। अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल होता पीछे एस वाला तो इज़ की जगह पे यहाँ पे आर आपको लगाना पड़ता। चलिए लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है जी दिस टाइम, वही वाली बात बोल रहा है, आराम से करने वाली। दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ड्राफ्ट अ फुल प्रूफ स्कीम so that housing for all no longer remains a slogan but becomes a reality in tangible future। कह रहे जी इस दफ़ा जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मकसद है, वो होना चाहिए ड्राफ्ट करना एक फुल प्रूफ स्कीम को, एक ऐसी स्कीम को जो फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ क्या होता है? फ्लॉलेस, इनफॉलिबल, जो मतलब समझ पा रहे हो ना आप, उस टाइप की जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, ताकि जो हाउसिंग फॉर ऑल का सपना है वो अब बिल्कुल भी ना रहे, नो लॉन्गर रहे, रिमेन करे एक खाली खाली स्लोगन यानी कि एक नारा, बल्कि ये सपना बन जाए, बिकम हो जाए एक रियलिटी, एक हकीकत टेंजिबल फ्यूचर में। ऐसे फ्यूचर में जो टेंजिबल है, जिसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो आपके लिए रियल है। मतलब 2050 तक घर बन जाएं तो भी इस फ्यूचर को हम टेंजिबल मानेंगे। अगर इसकी जो स्पीड से हम चल रहे हैं तो अब तो 2200 तक घर बनेंगे, आज से 150-200 साल बाद तक। तो फ्यूचर वो टेंजिबल नहीं है हमारे लिए, हम तो जिएंगे ही नहीं उतना, अब पता नहीं किसके लिए घर बनेगा वो वाला। तो टेंजिबल फ्यूचर वो फ्यूचर है जो फ्यूचर आप देखने के पॉसिबिलिटी को रखते हैं, जो आपके लिए रियल हो सकता है। समझ गए ना? ऑब्जेक्टिव की वर्ब है शुड बी, शुड बी। कोई यहाँ पे वर्ब नहीं लिखी हुई, इसलिए मॉडल के बाद में बी को रख दिया वर्ब की बेस फॉर्म को। हाउसिंग फॉर ऑल की वर्ब है रिमेन्स पहली, और दूसरी वर्ब है बिकम्स। इट रिमेन्स अ स्लोगन एंड इट बिकम्स अ रियलिटी। बट से दोनों जो है वर्ब जुड़ी हुई हैं। स्लोगन यानी कि नारा। फुल प्रूफ का एक सिनोनिम याद रखना है, इम्पैकेबल, जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट हो, जो बिल्कुल भी गलती ना करता हो, इम्पैकेबल कहलाता है। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। होपफुली अब 1 रुपये का, 1 पैसे का भी कन्फ्यूजन किसी सेंटेंस में आपको नहीं होगा। आ जाओ अपने क्विज पे। सबसे मेन रीज़न क्या है उस अनाउंसमेंट के पीछे नई स्कीम का, अर्बन पुअर को घर बनवाने की, जैसा कि इस पैसेज में आपको बताया गया है। भाई पुरानी स्कीम तो चल ही रही है, नई स्कीम लाने का रीज़न क्या है? क्यों लगता है नई स्कीम की ज़रूरत है भारत को? तो ये 5 कारण आपको दिए हैं, हिंदी कर दो इनकी, एक आपका आंसर बनेगा, और जो आंसर है वो मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से आप मैच कर लेना। खुद से करोगे तभी मैच करोगे ना, मैं बताऊँगा फिर कैसे हो पाएगा। यहाँ पे खुद से अटैम्प्ट दो और फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से अपने को मैच करो। सेकंड पे आ जाओ। कह रहा है जी किस चीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इंश्योर करने के लिए सक्सेस को नई स्कीम की, ताकि प्रोवाइड कर सके हाउसिंग को अर्बन पुअर के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आज की डेट में क्या है? अगर वो कर दे तो गरीब आदमी को घर मिल जाए, सेंटर के शेयर को कम कर दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए लोन दिलवाने के लिए, रेलेवेंट एजेंसीज के साथ में कोलैबोरेट करे, प्रोफेशनल्स को बुला के बातचीत करे नई स्कीम को बनाते हुए, एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म असिस्टेंस की जो अप्रोच है उसको रिवाइज कर दे, और या फिर ऐसा इंश्योर करे कि सबके पास एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम हो, करोड़ों आदमी जो बेरोजगार बैठे हैं उनको फटाफट से रातों रात नौकरियां दे दे। तो कौन सा ऐसा काम है जो सरकार अभी के अभी कर सकती है और आने वाले टाइम में सबके लिए घर बनवा सकती है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है, ऐसा मत बोलना सर सबको जॉब दे देंगे तो सबका घर बन जाएगा। थोड़ा और गहरे में जाने की ज़रूरत है, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको करनी है। इन टेंडम फ्रेज का मीनिंग आपसे पूछा है, मेरे ख्याल से सबको आता है। टेंडम वो वाली बाइसिकल जिसको कई लोग मिलके चलाते हैं। शेल आउट फ्रेजल वर्ब पूछी है, एडीएम पूछी है आपसे, ऑफ कोर्स ये भी आपको आनी चाहिए। एक ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकें और फील कर सकें, जिसको छू सके या महसूस कर सकें, उसके लिए कौन सा वन वर्ड है? तो लास्ट में आया था वो वन वर्ड फ्यूचर के साथ में, याद है ना? जो आप फील कर सकें, टच कर सकें या महसूस कर सकें। एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई एरर की संभावना ना हो। तो इसमें कई वन वर्ड आपको करवा चुके हैं, वो फूल वाले हैं ना, 4-5 करवाए हैं, कोई भी 1-2 लिख दोगे आपका आंसर सही हो जाएगा। 7वें 8वें में 2 एरर्स हैं, यहाँ मैं बताऊंगा नहीं, एरर बताऊंगा तो फिर बताते कर दोगे यार, आप खुद से करो। 2 एरर्स हैं और सामने लिखी हुई है बड़ी बड़ी, अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो दोनों दिखेंगी। 9वें 10वें में भी 2 एरर्स हैं, और दोनों एरर्स आपको एक तो इस वर्ड के आसपास मिलेगी और दूसरी इस वर्ड के आसपास मिलनी चाहिए, है ना, हो सकता है मिले। निकालो एरर्स को, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, मेरे आंसर से अपने को मैच कर लेना और मुझे कमेंट्स में बताना। कल मुलाकात लेंगे आपसे। वेबसाइट को ज़रूर से एक्सप्लोर करें, yourenglishtutor.in।
कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में वेबसाइट का लिंक रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइम स्पेंड करो, वो कैब पे, ग्रामर पे, क्विज पे, हर चीज़ आपको वेबसाइट पे मिलती है, फ़ायदा लेना है।